नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे। हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणु में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में फ्रंट फुट पर रहकर कार्य किया है। यही कारण है कि इस बार हिमाचल में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है और इस बार 5 साल वाला रिवाज भी बदलेगा। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, वरिष्ठ नेता मंगल पांडे और अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने बीजेपी पर निशाना साधा और सरकार बनाना एक भ्रम बताया। यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना रही है। जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं या जो इंटरनल रिपोर्ट्स हमारी हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है जीत हासिल कर रही है और हम जो है फिर से सरकार हमने अपने स्तर के ऊपर अभी तक फीडबैक लिया है लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उससे ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार फिर से बना रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने दो उनको। और वैसे तो दुनिया रात को जब सोती है तो सपने लेती है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन में जागते हुए सपने ले रहे हैं। ये इनका भ्रम टूट रहा है। 8 तारीख को जब ईवीएम्स की मशीन खुलेंगी, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई जा रही है। अब ये वोटिंग होने के बाद आम जनता, हर एक वर्ग के लोग खुलेआम ये बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना आभास भी हो चुका है इस बात का। वो सिर्फ अपनी एक स्किन सेव करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अंदर से उनको पता है कि हमारी सरकार बनने नहीं जा रही। और जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई और जनता ने जो वोट किया सरकार के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ इतिहास में मैंने पहली बार देखा कि जनता मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोल रही है। और पहली बार ही हमने देखा अपने जीवन के अंदर कि सरकार ने बहुत गुस्से में वोट डाला इस बार सरकार के खिलाफ। इतने गुस्से में वोट डाला है कि मुझे लगता नहीं कि इनकी 10 से भी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। और इनका जो भ्रम है, जो सुरेश कश्यप जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है, ये भ्रम इनका 8 तारीख को टूटेगा, जब ये औंधे मुंह सरकार गिरेगी और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको ये बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनावों के बाद से ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद से सुरक्षा पर सियासत भी चरम पर है। जिसके चलते जहां कांग्रेस स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाकर बैठी हुई है, तो वहीं बीजेपी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रही है। रिपोर्ट आप देखें। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद अब स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जुबानी जंग तो छिड़ी ही हुई थी, लेकिन अब ये लड़ाई चुनाव आयोग तक आ पहुंची है। कांग्रेस के ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़ने को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे के अंदर ही तंबू गाड़ रखे हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों की सीधी सीधी अवहेलना है, जिसके खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत करने इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि चुनाव आयोग के समक्ष इस बात को लाया जाए और उनके संज्ञान में ये बात लाई जाए कि जो चुनाव आयोग के खुद के निर्देश हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर 200 गज की दूरी पर, उससे बाहर कोई रहे, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता, ये नियम है, तो उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो हम एक शिकायत उनके समक्ष कर रहे हैं और उसमें ये मांग करेंगे कि जो इस तरह का वायलेशन कर रहे हैं चुनाव आयोग के निर्देशों का, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सरकार की मशीनरी इस समय पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधीन है, उन पर सख्ती करे चुनाव आयोग, ये हमारी मांग रहेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कार्यकर्ता चिंतित हैं और इसीलिए वो स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं, ताकि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। ईवीएम के खिलाफ लोगों के मन में शंकाएं और प्रश्न चिन्ह हमेशा रहा है। आज भी वही परिस्थितियां हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। कांग्रेस का उस घटना के बाद कार्यकर्ताओं का एक फीलिंग है कि वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्रों में जो सुरक्षा है उसको दृष्टि को लेके कुछ मंशा लोगों की ऐसी है कि भी कुछ भी हो सकता है। लोगों की मंशा है, कार्यकर्ताओं की मंशा है, हो सकती है, क्योंकि मैं आपसे जैसे जिक्र किया, इसको लेके हमेशा प्रश्न चिन्ह रहा है। तो इस वक्त हमने पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन को
अपना पूरी जिम्मेवारी के साथ, जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है स्टेट के अंदर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है या भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जहां पर भी स्ट्रांग रूम्स है, जहां भी रखे हैं, वहां पर सुरक्षा का क्या इंतजाम है। गौरतलब है रामपुर के दत्तनगर में ईवीएम को निजी गाड़ी में ले जाने का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किन्नौर, घुमारवी, धर्मपुर, नाचन, ऊना और गगरेट स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़ दिए, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो किन्नौर के सर्द मौसम के बीच राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। आने वाली 8 दिसंबर को विधानसभा चुनावों के आने वाले परिणामों के लिए रिटर्निंग अधिकारी पूरी तरीके से तैयार हैं। रिटर्निंग अधिकारी शशांक गुप्ता लगातार चुनाव परिणाम के विषय को लेकर बाकी अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि काउंटिंग के दिन किसी चीज की कमी न रह पाए। रिटर्निंग अधिकारी शशांक गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि किन्नौर जिला विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए हैं। काउंटिंग है वो 8 दिसंबर को रखी गई है और रिजल्ट भी उसी दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जो हमने काउंटिंग का प्रबंध रखा है वो बचत भवन में रखा गया है, क्योंकि स्ट्रांग रूम भी वहीं है। तो हमारे पास 10 तो टेबल होंगे ईवीएम मशीन्स के लिए, 2 टेबल होंगे पोस्टल बैलेट के लिए, एक ईटीपीबीएस के लिए। हमारी कोशिश रहेगी कि ईटीपीबीएस में थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा नेटवर्क हमने रखा है उसके लिए। बाकी जो 5 वीवीपैट मशीनें हैं वो उनको अलग से काउंट किया जाएगा और टैली किया जाएगा ईवीएम की काउंट से। जो पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस की बात आप कर रहे हैं, वो जो काउंटिंग डे है मतलब 8 दिसंबर, वहाँ 8 बजे से पहले तक हमारे तक आ सकते हैं। तो कुछ हमारे पास आ चुके हैं, कुछ जो है 8 तारीख को सुबह 8 बजे तक पहुँच सकते हैं हमारे पास। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको जानकारी दें, नेशनल हाईवे नालागढ़ से बद्दी 105 सड़क की हालत काफी खराब हो चुकी है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। रिपोर्ट आप देखें। नालागढ़ से बद्दी जा रहे नेशनल हाईवे 105 की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ जाने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग इसी नेशनल हाईवे से गुजरते हैं और पिछले 6 महीनों से इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, लेकिन प्रशासन का अभी तक ध्यान नहीं गया है। सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी का सामना 2 पहिया वाहन चालकों को करना पड़ता है। कई बार ये गड्ढे मौत की वजह भी बन जाते हैं। ये समय देख सकते हैं कि देखिए सड़कों की हालत कैसी है। आए दिन यहाँ पे बाइक वाले एक्सीडेंट से बचते हैं। मतलब कि एटलीस्ट अगर सरकार नई सड़क नहीं बना पा रही है तो इन गड्ढों को भरने का काम तो सरकार करे। बहुत ही दयनीय हालत हो रखी है। जो ये बद्दी नालागढ़ की सड़क है, इस पे चलना तो खतरे से खाली नहीं है। गड्ढे देखो, मैं एक दिन जा रहा था अपना खेड़ा से आ रहे थे, मैं और मेरा बेटा थे स्कूटी पे, और इतनी बुरी तरह से गिरे कि मेरे पीछे एचआरटीसी की बस थी। भगवान ने लाख पता नहीं कैसे हम बचे, और हेलमेट पा रखा, इस करके हम बच गए, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ क्या होना था। तो ये खड्डे प्रशासन, हमारा एनएच का काम चल रहा है, पता नहीं किस स्पीड से चल रहा है, क्या है मतलब इस और कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। और इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि मतलब कोई भी हादसा किसी के साथ हो सकता है। वो गड्ढों के कारण रोजाना सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। कई नौजवान युवा एक्सीडेंट के कारण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस नेशनल हाईवे को 4 लेन करने का टेंडर भी पास हो चुका है, लेकिन सड़क पर पड़े गड्ढों की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। बद्दी नालागढ़ सड़क जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। नालागढ़ बद्दी सड़क पर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं और इस सड़क की हालत ये है कि हर रोज यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं में कीमती जान जा रही है और लोगों की जान माल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हिमाचल सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। नालागढ़ विकास मंच मांग करता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ और हिमाचल सरकार जब तक 4 लेन कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक जो इस सड़क की मरम्मत करके लोगों को राहत प्रदान की जाए, क्योंकि इस सड़क पर हजारों वाहन हर रोज गुजरते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आए दिन एक्सीडेंट होने के बावजूद और हजारों लोगों की परेशानी के बावजूद प्रशासन कब तक अपनी आंखें बंद ही रखेगा
और आखिर ये प्रशासन अपनी आंखें कब खोलेगा और सड़कों की मरम्मत करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। प्रदेश भर में राष्ट्रीय कृमि दिवस के मौके पर एनीमिया से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम आंगनवाड़ी और स्कूलों में जाकर टैबलेट 1 से 19 साल के बच्चों को दे रही है। आपको बता दें कि पेट में कीड़े को खत्म ये टैबलेट करती है, जिसके चलते 2 बार बच्चों को दिया जाता है। नाहन और सोलन में इस अभियान को मनाया गया है। 2 तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अलग अलग कार्यक्रम के तहत बच्चों को ये टैबलेट दी जा रही है। नेशनल कृमि दिवस मनाया जा रहा है और इसमें हम टेबलेट अल्बेंडाजोल देते हैं। हमारे 35,437 बेनिफिशरीज हैं, जिनको कि आज हम इकट्ठे 1 से 19 साल तक के बच्चों को ये अल्बेंडाजोल की टेबलेट खिला रहे हैं। इससे एक ये होता है कि जो बच्चे के पेट के सारे कीड़े हैं वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो जब वो खाना खाता है तो उसका मैक्सिमम अमाउंट ये कीड़े कंज्यूम कर लेते हैं। हमारे पेट में नॉर्मली 3 तरह के वर्म्स होते हैं, हुकवर्म, पिनवर्म और राउंड वर्म्स। ये बहुत ही कॉमन होते हैं और हर इंसान ने ये अपने किसी न किसी समय पर देखे हुए होते हैं। तो इन्हें दूर करने के लिए ये दवाई खिलाई जाती है। नेशनल डीवॉर्मिंग डे NDD के तहत 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जा रही हैं, जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में सब जगह पर ये दी जा रही हैं। और इसमें 1 से 2 साल तक के बच्चे को हाफ टैबलेट यानी कि 200 मिलीग्राम दी जा रही है और 2 साल से 19 साल तक के बच्चे को पूरी टैबलेट दी जा रही है। इसमें जो टारगेट ग्रुप है, मतलब टोटल हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2,20,000 के करीब बच्चे इस एज ग्रुप के हैं। तो वहीं सोलन शहर में अब खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर नगर निगम शिकंजा कसने वाला है। इसको लेकर अब लोग अपने स्मार्टफोन से वीडियो बनाकर निगम के अधिकारियों को भेज सकते हैं। वीडियो के बाद निगम की ओर से तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम की ओर से वीडियो भेजने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। नगर निगम सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा कि शहर के वार्डों में कूड़ा उठाने के लिए कर्मियों को सख्त आदेश दे दिए गए हैं। समय अनुसार कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मियों को कह दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद पॉइंट्स पर कूड़ा फेंकने पर मनाही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शहर में कोई खुले में व्यक्ति कूड़ा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमारी जो डोर टू डोर कलेक्शन होती है, जब जिस पॉइंट पे रखी जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि संडे की छुट्टी होती है, संडे को हमारी गाड़ियां नहीं जाती है, तो अगले दिन थोड़ी सी हमारे को दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कूड़ा का ढेर काफी होता है, तो उठाने में थोड़ा सा टाइम का आगे पीछे टाइम जो है एडजस्टमेंट थोड़ी खराब हो जाती है। 1-2 दिन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो उसके बाद रूटीन हमारी ठीक हो जाती है। तो अभी मैंने अपने स्टाफ से थोड़ी सी जानकारी ली है, उनसे मैंने पूरा शेड्यूल मांगा है कि कौन से पॉइंट पे किस समय गाड़ी जा रही है, तो हम खुद चेक करेंगे। तो मेरी लोगों से भी अपील है कि जो लोग पॉइंट क्लियर होने के बाद वहां पे कूड़ा फेंकते हैं, अगर कोई कूड़ा फेंकते हुए कोई उसकी वीडियो बनाएगा और निगम में हमें सेंड करेगा, तो उसका नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा, पर जो कूड़ा फेंक रहा है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 12 मिनट में 12 जिले की खबरों के साथ। दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस जांच के लिए कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में पहुंच की है, जहां पूछताछ करके पुलिस लौट गई है। लेकिन अब कुछ लोग मणिकर्ण घाटी के होटलों के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, जिसके चलते होटल एसोसिएशन कड़ी निंदा कर रहा है। पूरे मणिकर्ण वैली में और मनाली में भी नहीं देखा कि भाई होटल के अंदर कोई अपराध हुआ है। जैसे आफ्ताब का मामला था, आफ्ताब और श्रद्धा जो है वो अप्रैल के महीने में पूरे अपना कुल्लू ज़िले में घूमने आए थे और वो घूमते घूमते जो है वो मणिकर्ण वैली के तोश के गेस्ट हाउस में भी रहे थे, परंतु वहाँ पर आफ्ताब कोई अपराध करके नहीं आया था और वो दोनों जो है वो वहाँ पे साथ रहे। और होटल एसोसिएशन जो है इस तरह की जो अफवाहें फैला रहे हैं इसकी जो निंदा करते हैं, क्योंकि इससे जो है वो पर्यटन व्यवसाय पर इसका बुरा असर पड़ता है।
तो वहीं सोलन के बेटे अर्थात पुरी ने स्टेट स्नूकर चैंपियनशिप का ताज अपने नाम कर लिया है। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सुंदरनगर में आयोजित हुई थी। पहली बार सब जूनियर स्तर पर आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसमें अर्थव ने जीत हासिल की है, जिसके बाद उनके घर और परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है। कोई भी फादर हो, कोई भी पेरेंट्स हो, उनके लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट होती है कि जब उनके जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पे जो है सक्सेसफुल होके आते हैं। हिमाचल में ये फर्स्ट टाइम सब जूनियर कैटेगरी में जो है ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है सुंदरनगर में, तो जहाँ पे अथरपुरी ने जो है गोल्ड मेडल जीता है और वो नेशनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। सबसे अच्छी बात जो ये है कि अभी वो छोटा है, अगर इसी एज ग्रुप में जो है बच्चे, आज की डेट में जो भी बच्चे होते हैं, अगर वो इसी एज ग्रुप में जो है आगे के लिए पिक करना शुरू कर देते हैं तो वो कोई भी अचीव, किसी भी तरीके से किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए कि ये एक सब जूनियर कैटेगरी में स्टेट जीत के आया है और स्टेट के लिए अब आगे खेलने जाएगा। नहीं, सपोर्ट तो हमने किया है, इसको हम बार बार बोलते थे कि बेटा प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं है। लोगों की जो कुछ गलत धारणा है कि ये गेम में नशा पत्ता या ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को आगे लाएं, सिखाएं और वो किसी भी फील्ड में आगे जाएं तो अच्छी बात है। प्राउड मोमेंट तो होती है जी सबके लिए, लेकिन ये है कि भी कर रहा है बच्चा, अच्छा कर रहा है, आगे भी अच्छा करेगा, नेशनल खेल के आए। सोलन शहर में पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोलन शहर में अगर कोई भी पर्यटक या स्थानीय व्यक्ति शहर में घूमते हुए पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर वह मजबूरी में सड़क पर वाहन खड़ा करता है तो तुरंत पुलिस उसका भारी भरकम चालान काट देती है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। शहरवासियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि नई नगर निगम सोलन में पार्किंग की समस्या को कोई हल निकाला जाएगा, लेकिन अफसोस अभी भी स्थिति जिसकी तस बनी हुई है। पार्किंग समस्या सोलन शहर में बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत ज़्यादा है। कहीं पे भी कहते गाड़ी खड़ी करने के लिए या टू व्हीलर खड़ी करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर रैंडमली कहीं भी खड़ी कर भी देते हैं तो पुलिस आती है, अपना काम कर जाती है। और जो आम आदमी जो है सोलन में, जो सोलन का वासी है, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। देखो आने वाले टाइम में तो समस्या बढ़ने के जो है आसार ज़्यादा हैं, क्योंकि व्हीकल्स की पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है। हर फेस्टिवल सीजन में मतलब सोलन शहर के अंदर मेरे ख्याल से हज़ारों में व्हीकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें टू व्हीलर भी हैं, थ्री व्हीलर भी हैं, फोर व्हीलर भी हैं और बड़े ट्रक्स भी हैं। हाँ, प्रशासन से मतलब एज ए सिटीजन ऑफ सोलन यही एक एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे जो भी आम आदमी है उसको पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसको, क्योंकि अगर मार्केट में आना है, उसको शॉपिंग करनी है तो उसको कहीं ऐसा पार्किंग अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पे एक्सेसिबल हो। तो वहीं हमीरपुर की हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के युवा उत्सव का विधिवत आगाज हो चुका है। ये उत्सव का शुभारंभ तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान ने किया, जो बतौर मुख्य अतिथि उत्सव में शामिल थे। इस युवा उत्सव में समूह नृत्य, एकल नृत्य, फ्री स्टाइल डांस और देशभक्ति विषय पर आधारित थीम पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई हैं। युवा उत्सव में 20 कॉलेजों के करीब 450 छात्र भाग ले रहे हैं, जिसका समापन समारोह 22 नवंबर को आयोजित होगा। HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल ये चौथा है और लगातार 3 बार हम इसको इवेंट को हमें होस्ट करने का मौका मिला है। इसके लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सभी ऑफिशियल्स का, वाइस चांसलर साहब का धन्यवाद। ये इसमें जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सिर्फ डांस बेस्ड ही हम करवा पा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों को इतना वक्त नहीं मिलता, एग्ज़ाम टाइम भी है और कम समय में ये करना पड़ा, तो सिर्फ डांसेस की ही परफॉर्मेंसेस यहाँ पे देखी जाएंगी। शिमला के रिज मैदान पर लगा क्राफ्ट मेला स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सबसे ज्यादा चंबा रूमाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुनिया में सबसे महंगा रुमाल चंबा रुमाल ही है, जिसकी कीमत लाखों में जाती है। कहा जाता है कि इस रुमाल का सबसे पुराना रूप 16वीं शताब्दी में गुरु नानक की बहन बेबे नानक की द्वारा बनाया गया था, जो वर्तमान समय में होशियारपुर के गुरुद्वारे में संरक्षित रखा गया है। रुमाल को बनाने वाली इंदु शर्मा और सुनीता ठाकुर बताती हैं कि इस महंगे रुमाल को बनाने के लिए 6 महीने तक का वक्त लग जाता है। रिज मैदान पर लगे चंबा के एक रुमाल की कीमत 250 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की है।
सर जैसे स्टार्टिंग होती है 250 से, और जिस रुमाल पे जितना उसका वर्क रहेगा उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट जाएगी। तो हम लोग स्टार्टिंग भी रखते हैं और बड़े से बड़ा भी रखते हैं, ताकि जो लोग खरीद भी सकें और देख भी सकें, क्योंकि बड़े रुमाल तो हम मैक्सिमम एग्जिबिट के रखते हैं कि लोगों को दिखाना है ये चीज़ बाकी खरीद। इसकी सर ये खासियत है कि ये चंबा के जो एक यात्रा होती है हमारी मैनिमेस, उसके ऊपर बनाया गया है। जी जी जी। तो कीमत जा सकती है इसकी? सर ये तो मैंने तो 50,000 रखी है, वैसे तो इससे भी ज़्यादा जा सकती है। तो काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, काफ़ी मेहनत होती है, तो इसका एक लंबा प्रोसेस रहता है। जैसे स्टार्टिंग में आप एक पेपर पे पहले ड्राइंग बनाता है मिनिएचर आर्टिस्ट, उसके बाद कपड़े पे उसकी छपवाई होती है, फिर उसके बाद कहीं जाके वो एम्ब्रॉयडरी का काम स्टार्ट होता है। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने नवनियुक्त 3 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसमें एचपीयू के प्रोफेसर प्रदीप कुमार वैद, लोक निर्माण विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर राकेश भारद्वाज और प्रशासनिक अधिकारी प्यारचंद टकेला शामिल हुए हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद सदस्य प्रदीप कुमार वैद ने आयोग में बतौर सदस्य काम करने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने अपने अनुभवों को आयोग के साथ साझा करके प्रदेश के विकास के लिए नया काम करने का दावा किया। मुझे लगता है कि जो हमारे विद्यार्थी दूर दूर तक जिनका लक्ष्य है अपना जीवन इस आयोग के माध्यम से चलाने का, उनके परिवारों के माध्यम से, मैं उन विद्यार्थियों को देखता हूँ जो सवेरे सुबह 9 बजे लाइब्रेरी में आते हैं और शाम तक लाइब्रेरी में बैठते हैं 9 बजे तक। उनका सपना जो है साकार इसी आयोग के माध्यम से पूरा होता है। और मुझे लगता है कि हमारा जो अनुभव है, जहाँ भी शैक्षणिक अनुभव हम रहा है, अपने इन स्टूडेंट्स के लिए उनके सपने कैसे पूरे हों, इस आयोग के माध्यम से कोशिश करेंगे कि हम अपना जो अनुभव है कैसे उनकी बैटल में उनके जो सपने हैं वो इस आयोग के माध्यम से पूरा हो। तो आज की शुरुआत हम करने वाले हैं। हिमाचल के 2 कबड्डी खिलाड़ी राजन ठाकुर और सुनील ठाकुर ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखाया। भारतीय खेल फाउंडेशन की ओर से आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में नेपाल को 24-53 से हराकर भारतीय टीम ने अपना सिर पर विजेता का ताज धारण किया है। दोनों खिलाड़ियों के स्वर्घाट पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। दोनों ही युवा खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट टीम उदयपुर में होने वाली नेशनल स्तरीय की क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेगी। हिमाचल की 22 सदस्यीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का गठन कर दिया गया है। व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने प्रदेश में विभिन्न जिलों में प्रतिभावान दिव्यांगजनों को शामिल किया गया है। प्रदेश के इस टीम को हिमाचल व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का नाम दिया गया है। 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कोच नरेश राणा दिव्यांग खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुण सिखाएंगे। राज्य स्तरीय टीम का कैप्टन अमित ठाकुर को बनाया गया है। ज़्यादा अलग भी नहीं है, ये रूल्स सेम ही रहेंगे। उसमें ये है कि विकेट का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसमें, और ये व्हील चेयर के साथ ही इनका सारा जो है रन है, व्हील चेयर से उठ नहीं सकते भी, और व्हील चेयर पे बैठ के ही इन्होंने फील्डिंग करना है, बैटिंग करना है, और रन भी उसी तरीके से लेने हैं। कोचिंग करवा रहे हैं, किस तरीके से, क्या अनुभव रह रहा है आपको? ये मेरा भी पहला ही अनुभव है। इस राजन जी के सहयोग से ये सारा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था। तो मुझे भी पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, लेकिन इनके साथ काम करने का मज़ा आ रहा है। ये लोग भी सीखने के काफ़ी उत्सुक हैं, फिजिकल चैलेंज लोग हैं, तो काफ़ी है। हमीरपुर में हुए बुजुर्ग हत्याकांड में पुलिस के हाथ 14 दिन बाद भी खाली हैं। 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। पीड़ित परिजनों ने थक हारकर एसपी से मिलकर जल्दी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ितों का मानना है कि जल्द हत्या के आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं वार्ड पार्षद वकील सिंह ने भी पुलिस के हाथ खाली होने की बात दोहराई है। बता दें कि बीते दिनों आरोपी अजय कुमार ने जमीनी विवाद के चलते हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया था। मारपीट के दौरान एक महिला को भी गंभीर चोटें आई थी। फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।